जय हिंद जवानों। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल तुम्हारे सामने, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है। यानी कि आप लोगों से पूछा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जैसे कि तुमसे पूछे कि बताओ राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मैं तुमसे पूछूं प्रधानमंत्री का कार्यकाल, सर ये भी 5 साल का। मैं तुमसे पूछूं मुख्यमंत्री का कार्यकाल, सर ये भी 5 साल का। मैं तुमसे बात करता हूं भाई कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। और अगर मैं तुमसे बात करूं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है मेरे भाई, 6 साल का होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का, प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 साल का, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 साल का, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का। तो अब तुमसे पूछा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो जाएगा। ठीक है भाई, या तो उसका 6 साल का कार्यकाल हो जाए, या फिर मान लो भाई कोई आदमी 63 साल की उम्र के बाद में, ठीक है 63 साल की उम्र के बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा, तो 65 साल से पहले उसको हटा देंगे, 2 साल का कार्यकाल करवा के उसको हटा देंगे। ठीक है भाई, तो या तो 6 साल का कार्यकाल कर लो या 65 साल की उम्र पार कर लो, कोई दोनों में से एक जो भी होगा वही इसका कार्यकाल हो जाएगा। मैं बात करता हूं वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आप बोलोगे राजीव कुमार है। क्या नाम है मेरे भाई, राजीव कुमार उनका नाम है। अब बढ़ता हूं अगले सवाल पर। क्लियर है, अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप लोगों से पूछा है कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती। गोदावरी, कावेरी, महानदी या फिर मेरे भाई आपकी ताप्ती। तो मेरे भाई बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं बहती है। सभी बच्चे फटाफट आंसर करो, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इस सवाल का राइट आंसर होगा ताप्ती। ये मेरे भाई आपके बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। मैं तुमसे पूछूं कि गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम, तो आप बोलोगे त्रियंबकेश्वर महाराष्ट्र से। कहां से भाई, त्रियंबकेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। मैं तुमसे पूछूं कावेरी का उद्गम कहां से होता है, आप बोलोगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहां से मेरे भाई, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहां पर है, सर ये कर्नाटक में है। मैं तुमसे बात करूं महानदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप बोलोगे सिवाहा की पहाड़ी से। कहां से मेरे भाई, सिवाहा की पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है। महानदी पर मेरे भाई आपका हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा भाई, हीराकुंड बांध आपका बना हुआ है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ताप्ती उनका तो मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। तो कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती, ताप्ती नदी नहीं बहती। ठीक है भाई, गोदावरी त्रियंबकेश्वर से निकलती है, कावेरी ब्रह्मगिरी से, महानदी सिवा की पहाड़ी से। आ जाओ भाई अगला सवाल, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। बताओ भाई, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा। भारत का राष्ट्रपति करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, केंद्रीय वित्त मंत्री करेगा, या फिर भाई संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद नंबर 217 में ये बात बोली गई है। किसमें भाई, अनुच्छेद 217 में ये बात बोली गई कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, सर भारत का राष्ट्रपति करेगा। मैं तुमसे बात करता हूं वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि मेरे भाई मैं तुमसे बात करूं वर्तमान में हमारे सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप बोलोगे संजीव कुमार है। ठीक है भाई, संजीव मिश्रा कुछ ऐसा नाम है उनका, ये बात तुमको याद होनी चाहिए। क्लियर है भाई? तो वर्तमान में सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव मिश्रा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए मैंने जीके जीएस की ई बुक तैयार कर दी है। इस ई बुक में मेरे भाई सारी की सारी जो चीजें मिलेंगी वो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी, एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में। जैसे कि मेरे भाई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे और फिर मेरे भाई उनका एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में सॉल्यूशन जो है आपको दिया जाएगा। तो मेरे भाई ओनली 50 रुपए की ये ई बुक है। कितने रुपए की भाई? ओनली 50 रुपए में आपको ये ई बुक दी जाएगी। जिन बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके जीके जीएस की बुक ओनली 50 रुपए में आप ले सकते हो। ठीक है भाई, सारी की सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी, एक्स्ट्रा डिटेल के साथ मिलेंगी और ओनली 50 रुपए में मिलेंगी। तो इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके जीके जीएस की ई बुक ले लेना 77339169 और 93। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के दिए गए शासकों का सही क्रम कालानुक्रम है। बताओ मेरे भाई, राजाओं के क्रम के बारे में आपसे पूछिए भाई कि पहले कौन सा राजा आया, उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन आया। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? प्राचीन राजाओं के कालक्रम के बारे में आप लोगों से बात हुई है। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो हमारा अशोक आया था, उसके बाद में मिलिंद आया था, उसके बाद में कौन आया था? कनिष्क आया था। ठीक है भाई, उसके बाद में कौन आया था? सर कनिष्क आया था। ठीक है भाई, अगर मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई, जो कनिष्क है ना मेरे भाई, कनिष्क ये मेरे भाई आपके कुषाण वंश का राजा है। कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि कनिष्क किस वंश का राजा है, सर ये तो कुषाण वंश का राजा है। मैं तुमसे बात करता हूं कनिष्क के बारे में। ठीक है भाई, तो कनिष्क ने क्या किया था? सर कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है भाई, शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने की। कब की मेरे भाई? ये भी तो एग्जाम में आ सकता है, 57 ईसा पूर्व में। ठीक है भाई, 57 ईसा पूर्व में कनिष्क ने मेरे भाई क्या किया था? शक संवत की शुरुआत की थी। ये बात सॉरी 57 नहीं, सॉरी 78 है भाई। ठीक है, रियली सॉरी 78 ईसा पूर्व है, सॉरी भाई। ठीक है, तो देखिए सर प्राचीन भारत के राज शासकों का सही क्रम क्या है? तो पहले अशोक आया, उसके बाद में मिलिंद आया, उसके बाद में कनिष्क आया। कनिष्क मेरे भाई कुषाण वंश का राजा है। शक संवत की शुरुआत इसने की थी 78 ईसा पूर्व में। यह बात तुमको याद होनी चाहिए। आ जाओ भाई अगले सवाल पर। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? वैसोप्रेसिन है, कैरेटिन है, गैस्ट्रिन है या फिर मेरे भाई आपका ट्रिप्सिन है। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा एक एंजाइम है। अब देखो बहुत आसान सवाल है लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस सवाल को गलत कर देंगे। तो मेरे भाई गलत नहीं करना। कौन सा एक एंजाइम है? तो मेरे भाई ये मेरे भाई कौन सा है? ट्रिप्सिन। ठीक है भाई, ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है भाई, ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर मैं तुमसे बात करता हूं कैरोटीन, सर ये कैरोटीन मेरे भाई हमारे गाजर में पाया जाता है और एक प्रोटीन है। ठीक है भाई, कैरोटीन क्या है? एक प्रोटीन है जो मेरे भाई किस में पाया जाता है? सर ये गाजर में पाया जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। करक रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? भाई बताओ। करक रेखा मेरे भाई जिसको हम 23.5 डिग्री रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से भी जानते हैं। ये किससे होकर गुजरती है? नागालैंड, मणिपुर, असम या फिर मेरे भाई मिजोरम। ठीक है भाई, तो आप एक ट्रिक लिख लो मेरे भाई। ट्रिक आपको क्या लिखनी है? ट्रिक लिखो मित्र पर गमछा जा रहा, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झारा। ठीक है भाई, तो ये आप क्या लिख लो मेरे भाई? सर ये आप क्या लिख लो मेरे भाई? ठीक है, गमछा, सॉरी गमछा है। ठीक है भाई, गमछा झारा। ठीक है भाई, तो ये आप एक ट्रिक लिख लो मेरे भाई। ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। करक रेखा इन इन राज्यों से होकर गुजरती है। सर कौन कौन से? मी से करेंगे मेरे भाई हम मिजोरम। ठीक है भाई, मी से करेंगे मिजोरम। त्रै से क्या होगा? त्रै से होगा मेरे भाई आपका त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। पैसे क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा? पैसे पश्चिम बंगाल होगा।
ग से क्या होगा सर, ग से तो गुजरात होगा, क्या होगा गुजरात होगा। मैं से क्या होगा मध्य प्रदेश होगा। छ से क्या होगा छत्तीसगढ़ होगा, क्या होगा छत्तीसगढ़। झा से क्या होगा झारखंड होगा, ठीक है भाई झारखंड होगा। और रा से क्या होगा राजस्थान होगा, ठीक है भाई क्या होगा राजस्थान। तो इन राज्यों से होकर मेरे भाई क्या गुजरती है आपकी कर्क रेखा, यानी कि 7 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और रा से राजस्थान। इन राज्यों से होकर मेरे भाई तुम्हारी क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, याद होना चाहिए। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, निम्न में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। बताओ भाई अगस्त प्रस्ताव किसके टाइम पर आया था, माउंटबेटन के टाइम पर, वेवेल के टाइम पर, इरविन के टाइम पर, लिनलिथगो के टाइम पर। बताओ भाई अगस्त प्रस्ताव कब आया था। तो भाई देखो सबसे पहले तुमको यह पता होना चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव है कब का। तो सभी बच्चे कमेंट करो अगस्त प्रस्ताव कब का है। आप बोलोगे अगस्त प्रस्ताव तो 1940 का है। कब का भाई 1940 का। अब ये किसके टाइम पर आया था, तो भाई आप बोलोगे लिनलिथगो के टाइम पर आया था। किसके टाइम पर, लिनलिथगो के टाइम पर। सर इरविन के टाइम पर क्या हुआ, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था मेरे भाई, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये बात तुमको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। माउंटबेटन सर इसके टाइम पर क्या हुआ था, भारत विभाजन हुआ था। क्या हुआ था मेरे भाई, भारत विभाजन, ठीक है भाई। भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए थे, किसके टाइम पर, माउंटबेटन के टाइम पर, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 का है, लिनलिथगो के टाइम पर आया था। लॉर्ड इरविन के टाइम पर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। और माउंटबेटन के टाइम पर क्या हुआ, भारत विभाजन हुआ। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए मेरे भाई, सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब करो। मोती का मुख्य घटक क्या है, बताओ भाई। जो भी मोती होता है, हीरा होता है, उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है भाई। मोती में क्या पाया जाता है, आप तो ये बता दो। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। तो मेरे भाई मोती के बारे में आप लोगों से पूछा है, मोती, तो मोती में क्या पाया जाता है, सभी बच्चे कमेंट करो। बोलेंगे CaCO3 पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक संघ या राज्य क्षेत्र की आबादी न्यूनतम है। बताओ भाई किस एक संघ या राज्य क्षेत्र की जो आबादी है वो मेरे भाई न्यूनतम, ठीक है, यानी सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या मेरे भाई किस केंद्र शासित प्रदेश की है। पुद्दुचेरी की है, लक्षद्वीप की है, दमन और दीव की है, या फिर मेरे भाई आपके दादरा नगर हवेली की है। सभी बच्चे बताओ भाई किस एक संघ या राज्य क्षेत्र की आबादी मेरे भाई क्या है। सर आबादी न्यूनतम आप लोगों से पूछी है। तो अगर मैं अगर तुमसे बात करूं, बताओ राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, ठीक है भाई। अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, ठीक है भाई। सर राज्यों में तो किसकी है मेरे भाई, आपके सिक्किम की, ठीक है भाई। राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है मेरे भाई, आपके सिक्किम की। लेकिन मेरे भाई आप लोगों से पूछा यूनियन टेरिटरी के बारे में, ठीक है भाई। तो यूनियन टेरिटरी के बारे में अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है भाई। लक्षद्वीप की जनसंख्या मेरे भाई क्या है, सबसे कम है, ठीक है। तो ये बात तुमको याद होना चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। क्लियर है भाई। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप मेरे भाई साक्षरता इसकी सबसे ज्यादा है, साक्षरता मेरे भाई सबसे ज्यादा है, यानी कि पॉपुलेशन के मामले में सबसे कम है। तो क्या हुआ, लिटरेसी के रेट में ये सबसे ज्यादा है। ये बात तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर है भाई। तो सभी बच्चों को ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। 1 लाख से भी कम जनसंख्या है मेरे भाई किसकी, लक्षद्वीप की। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु जनित रोग है। बताओ भाई इनमें से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू है, हैजा है, फ्लू है, या फिर मेरे भाई आपका टाइफाइड। कौन सा एक रोग है जो विषाणु जनित है। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। कौन सा एक रोग है जो इनमें से मेरे भाई क्या है, विषाणु जनित है, विषाणु के द्वारा होता है। डेंगू, हैजा, फ्लू, टाइफाइड, ठीक है भाई। अच्छा
सवाल का आंसर देने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि हैजा जो है किस जीवाणु के कारण होता है, क्योंकि हैजा देखो जीवाणु के कारण होता है, मतलब हैजा तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, तो विषाणु किस जीवाणु के कारण होता है? सर जीवाणु का नाम है विब्रियो कैलेरी। क्या नाम है मेरे भाई? विब्रियो विब्रियो कैलेरी नाम है। ठीक है भाई, विब्रियो कैलेरी नाम है किसका मेरे भाई? जीवाणु का। तो कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? सर डेंगू। डेंगू होता है मेरे भाई मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। ठीक है भाई, मादा एनाफिलीज मच्छर बोल दो या मादा एडीज मच्छर बोल दो। ठीक, सॉरी, डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है भाई, और अगर मैं बात करता हूं मलेरिया, तो मलेरिया होता है मेरे भाई मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। ठीक है भाई, दोनों अलग अलग है दोस्त, याद रखना। ठीक है, दोनों अलग अलग है मेरे भाई। मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, जबकि डेंगू होता है मादा एडीज मच्छर के काटने से। ठीक है, तो विषाणु जनित रोग कौन सा है? सर वो तो हमारा डेंगू है। ठीक है भाई, ठीक है, तो डेंगू होता है मादा एडीज मच्छर से, हैजा होता है विब्रियो कैलोरी से, और मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। आ जाओ भाई, विश्व मलेरिया दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। बताओ भाई, मलेरिया के बारे में मैंने अभी तुमको बताया कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अब बताओ मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? बहुत आसान सवाल है। 10 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, या फिर मेरे भाई आपके 25 अप्रैल को। ठीक है भाई, तो देखिए मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? सर 25 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है भाई, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत मेरे भाई 2007 में हुई थी। ठीक है भाई, शुरुआत कब हुई थी? 2007 में शुरुआत हुई थी। WHO ने शुरुआत की थी। ठीक है भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसकी क्या की थी भाई? स्थापना, सॉरी शुरुआत की थी। ठीक है भाई, अगर मैं तुमसे बात करता हूं WHO की खुद की स्थापना कब हुई, तो आप बोलोगे WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में। ठीक है भाई, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? सर जिनेवा में है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुमको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। क्लियर है मेरे भाई सभी का? तो अगर किसी बच्चे को भाई कोई भी डाउट मन में रह जाता है तो कमेंट कर देना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन भाई लाइक और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना लाइक और सब्सक्राइब के भाई जिंदगी नहीं चलती, आपको लाइक और सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अब मैं बढ़ जाता हूं अगले सवाल पर। आ जाओ भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखिए निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो बताओ भाई, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसमें मिली थी? बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सर वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार की उपाधि दी किसने थी? सर ये तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। यानी कि बारदोली सत्याग्रह में क्या मिला था? सर इनको सरदार की उपाधि मिली थी। अगर मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई कि बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? सर बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। ठीक है भाई, और कहां पर हुआ था? सर ये तो गुजरात में हुआ था। कहां पर भाई? गुजरात में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, और खेड़ा आंदोलन, ठीक है भाई, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। और चंपारण कब हुआ था? सर चंपारण हुआ था 1917 में। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो सविनय अवज्ञा हुआ 1930 में, बारदोली हुआ 1928 गुजरात में हुआ। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। असहयोग आंदोलन 1920 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, और चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। आ जाओ भाई, संगम साहित्य की रचना की गई है। बताओ भाई, संगम साहित्य एक ग्रंथ का नाम है। इसकी रचना किस भाषा में की? मलयालम भाषा में, कन्नड़ भाषा में, तमिल में, या फिर मेरे भाई आपके तेलुगु में? संगम साहित्य को किस भाषा में लिखा गया? सभी बच्चे आंसर करो भाई। ठीक है, तो देखो भाई, ठीक है सर, संगम साहित्य की रचना मेरे भाई किस में हुई थी? तो सर आप बोलोगे सर ये तो हमारे तमिल भाषा में हुई थी। किस में मेरे भाई? संगम साहित्य की रचना मेरे भाई किस में हुई थी? तमिल भाषा में हुई थी। ये बात तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती। ठीक है, अब से पहले भी पूछी गई है और हो सकता है कि अब से बाद में भी आप लोगों से पूछी जा सके। ठीक है भाई, तो इसकी रचना हुई थी मेरे भाई तमिल भाषा में। अब देखो, मैं तुमसे बात करता हूं शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। ठीक है भाई, हो सकता है कि शास्त्रीय भाषाओं का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। शास्त्रीय भाषा,
तो शास्त्रीय भाषा मेरे भाई पहले कितनी थी सर? पहले तो 6 थी, अब मेरे भाई कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है भाई, 11 हो गई। सबसे पुरानी कौन सी है सर? तमिल भाषा है। इसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है भाई, मैं तुमसे बात करता हूँ भाई तमिल के बाद में सर, इसके बाद में आती है हमारी संस्कृत। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2005 में। मैं तुमसे बात करता हूँ उसके बाद में कौन सी आएगी? तेलुगु, और मेरे भाई कौन सी आएगी? कन्नड़। तो तेलुगु और कन्नड़ को मिला था 2008 में। उसके बाद में मेरे भाई कौन सी आएगी? मलयालम आएगी। कौन सी मेरे भाई? मलयालम आएगी। मलयालम को दर्जा दिया 2013 में। ठीक है भाई, उसके बाद में उड़िया आएगी। उड़िया भाषा को दर्जा मिला था कब? 2014 में। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए। ये मेरे भाई हमारी पहले की क्लासिकल लैंग्वेज है। तमिल भाषा 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014। इसके अलावा मेरे भाई एक तुम्हारी कौन सी है? प्राकृत भाषा है। एक मेरे भाई कौन सी है? मराठी है। एक मेरे भाई कौन सी है? ठीक है, पाली है। एक मेरे भाई कौन सी? पाली। इसके अलावा एक मेरे भाई कौन सी है? बंगाली। कौन सी मेरे भाई? बंगाली। और एक भाषा और असमिया। ठीक है भाई, कौन सी? असमिया। ठीक है भाई, तो इन भाषाओं को दर्जा मिला 2024 में। ठीक है भाई, तो नई 5 भाषा हैं जिनको 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। प्राकृत, मराठी, पाली, बंगाली, असम, इन सबको 2004 में शास्त्रीय लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्यात किस एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है? बताओ भाई, क्यात किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? भाई नेपाल, म्यांमार, भूटान, या फिर मेरे भाई आपके श्रीलंका। तो बताओ भाई, क्यात किस देश की मुद्रा का नाम है? सभी बच्चे कमेंट करो क्यात के बारे में। तो आप बोलोगे सर क्यात तो म्यांमार की मुद्रा है। म्यांमार की राजधानी का क्या नाम है? म्यांमार की राजधानी का नाम है मेरे भाई नापीदा। क्या नाम है मेरे भाई? नापीदा। सर म्यांमार को भारत से अलग कब किया? म्यांमार को भारत से अलग कब किया था? 1937 में। कब मेरे भाई? 1937 में म्यांमार को भारत से क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। क्लियर है भाई सभी का? अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? बताओ भाई, एक ऐसे राष्ट्रपति का नाम बता दो जो निर्विरोध चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो बताओ भाई, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? सभी बच्चे कमेंट करो। बिल्कुल, तो जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, कोई पैसा वगैरह आपका नहीं लगता। अब भाई एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर? सर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। किस नाम से मेरे भाई? मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने मेरे भाई एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है मेरे भाई इनकी पुस्तक? विंग्स ऑफ फायर नाम है। ये थोड़ा सा याद रख लेना भाई, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक का नाम है, इसको जरूर याद रख लेना भाई, ठीक है भाई। मिसाइल मैन, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैंने जीके जीएस की ई बुक तैयार कर दी है। इस ई बुक में मेरे भाई सारी की सारी जो चीजें मिलेंगी वो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी, एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में। जैसे कि मेरे भाई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे, और फिर मेरे भाई उनका एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में सॉल्यूशन जो है आपको दिया जाएगा। तो मेरे भाई ओनली 50 रुपए की ये ई बुक है। कितने रुपए की भाई? ओनली 50 रुपए में आपको ये ई बुक दी जाएगी। जिन बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके जीके जीएस की बुक ओनली 50 रुपए में आप ले सकते हो, ठीक है भाई। सारी की सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी, एक्स्ट्रा डिटेल के साथ मिलेंगी, और ओनली 50 रुपए में मिलेंगी। तो इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके जीके जीएस की ई बुक ले लेना, 77339169 और 93, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? बताओ भाई, दिल्ली चलो की बात किसने बोली? सर बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है भाई। तो महात्मा गांधी ने तो क्या बोला था? करो या मरो बोला था, ठीक है भाई। महात्मा गांधी ने बोला था करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है भाई, महात्मा गांधी ने, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है भाई।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात भी किसने बोली थी? सर ये भी सुभाष चंद्र बोस ने बोली थी। मैं अगर तुमसे बात करूं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है भाई, तो सुभाष चंद्र बोस ने मेरे भाई फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने मेरे भाई किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में की थी, ठीक है भाई, 1939 में। इन्होंने ही मेरे भाई आपके आजाद हिंद फौज का गठन किया था। किसका मेरे भाई? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? यह भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था मेरे भाई? आप बोलोगे सर 1942 के आसपास में किया था, ठीक है भाई, 42 या फिर मेरे भाई आपके 43 में किया था, ठीक है भाई। एक बार सारे सारे बच्चे कमेंट कर दो कि गठन कब हुआ था, ठीक है भाई, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। आजाद हिंद फौज गठन 1942 में हुआ था या 1943 में हुआ था, ठीक है भाई। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1943 हम लोग इसका कमेंट कर लो भाई, ठीक है, 1942-43 ही कर लो तुम लोग, ठीक है भाई, 1942-43, ठीक है, आजाद हिंद फौज। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने है, भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है। बताओ भाई भारत की न्यायिक अकादमी कहां पर है? चेन्नई, नागपुर, इंदौर या फिर मेरे भाई आपका भोपाल। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? भारत की न्यायिक अकादमी कहां पर है? तो आप बोलोगे न्यायिक अकादमी तो मेरे भाई हमारे भोपाल में है। कहां पर मेरे भाई? भोपाल में। मैं तुमसे बात करता हूं भाई, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? आप सभी को पता है भाई भोपाल में गैस त्रासदी हो गई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1982 में। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। भाई किस कंपनी में ये कांड हुआ था? कंपनी थी मेरे भाई कौन सी? यूनियन कार्बाइड। कौन सी कंपनी थी मेरे भाई? यूनियन कार्बाइड कंपनी में ये हुआ था, ठीक है भाई, यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुआ था। और भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तुमसे बात करूं तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। किसका मेरे भाई? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था, ठीक है मेरे भाई। तो भारत की न्यायिक अकादमी कहां पर है? सर ये तो भोपाल में है। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई? 1982 में हुई। कौन सी कंपनी में हुई? यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुई। और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। आ जाओ भाई, कौन सा सूर्य से आने वाले पैराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है? तो सूर्य से जो भी पैराबैंगनी किरण आती है इनको कौन अवशोषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन परत या फिर मेरे भाई ऑक्सीजन गैस, ठीक है भाई। तो सूर्य से जो भी पैराबैंगनी किरण आती है उनको मेरे भाई कौन अवशोषित करता है? फटाफट कमेंट करो, ठीक है भाई, फटाफट कमेंट करो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है भाई, फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सर ओजोन परत इनका क्या करती है? अवशोषण करती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? सर ओजोन का सूत्र होता है मेरे भाई क्या? O3, ठीक है भाई, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। मैं तुमसे बात करूं किस त्योहार में भगवान सूर्य की पूजा होती है? किस त्योहार में भगवान सूर्य की पूजा होती है? तो आप बोलोगे सर छठ पूजा में, ठीक है भाई, छठ पूजा में क्या होती है? भगवान सूर्य की पूजा होती है। ये तुमको पता होना चाहिए। अगला सवाल है मेरे भाई, देखते जाओ, बाइनरी सिस्टम में सूचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बाइनरी, बाइनरी में मेरे भाई 0-1 चलते हैं। बाइनरी में क्या चलते हैं? 0-1 चलते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बाइनरी सिस्टम में सूचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? आप बोलोगे सर बिट, बाइट, वर्ड, किलोबाइट, ठीक है भाई, तो आप बोलोगे बिट होती है, ठीक है भाई। बाइनरी सिस्टम में सूचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है। अगला सवाल है भाई, कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर त्रुटि हो गई तो उसको क्या बोलोगे? फोलिज बोलोगे, मिस्टेक बोलोगे, बग्स बोलोगे, स्पैम बोलोगे, ठीक है भाई। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई तो उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बग्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर से, ठीक है भाई। ये भी आसान सवाल था। आ जाओ, अगला सवाल है भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंध रखता है? बताओ भाई, नागरिकों का मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य भाई इंपॉर्टेंट है, इनसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है 100%, ठीक है भाई। तो देखो भाई, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? मूल कर्तव्यों के बारे में। मूल कर्तव्य बोलो, मौलिक कर्तव्य बोलो, एक ही बात है, ठीक है भाई। रूस के संविधान से लिया गया। मैं भाई
हमारा संविधान में कोई ठीक है कोई सी चीज़ों कहाँ से लिया, कोई सी चीज़ों कहाँ से लिया, तो इसी तरीके से मूल कर्तव्यों को मेरे भाई कहाँ से लिया है, रूस से। मूल कर्तव्य मेरे भाई किसमें है सर, भाग नंबर 4A में, संविधान के भाग नंबर 4A में है। सर मूल कर्तव्यों किसके द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया। ठीक है भाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, ये तुमको याद होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 51A में है। ठीक है भाई, अनुच्छेद नंबर 51A में है। अनुच्छेद नंबर 50 में क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। ठीक है भाई, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग। ठीक है भाई, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना अनुच्छेद नंबर 50 में। ठीक है भाई, तो देखो मूल कर्तव्यों के बारे में बात हो रही थी, रूस के संविधान से लिया, भाग नंबर 4A में जोड़ा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश लगी थी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है भाई, 1976 में। अनुच्छेद नंबर 50 में क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल है, निगम कर लगाया गया। निगम कर किसके द्वारा लगाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। हो सकता है कि तुमसे जीएसटी के बारे में पूछ ले, तो जीएसटी की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को। ठीक है भाई, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई थी। अनुच्छेद नंबर किसमें है, 279A में है। ठीक है भाई, अनुच्छेद नंबर 279A में आपकी जीएसटी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निगम कर आपका लगाया जाता है, ये बात तुमको याद होनी चाहिए। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। हर एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में मैंने तुमको बताया है, तो मैं तो उम्मीद करूं भाई समझ में आ गई होगी आपको। बाकी कोई भी आपके मन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।